हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि पूरा जो नीट की बायोलॉजी है, तो मैं आपका स्टार्टिंग से एंड तक पूरा चैप्टर धीरे धीरे कवर करूंगा। तो इस सीरीज में हमने पहला लेक्चर आपका का स्टार्ट किया था। तो पहला लेक्चर हमने कंप्लीट भी किया अलग अलग पार्ट्स में। और पहला चैप्टर था लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसको अलग अलग पार्ट में हमने देखा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप वो पूरे चैप्टर को देख लीजिए ताकि पहला चैप्टर हो जाए आपका और आप स्टार्टिंग से आगे बढ़ सकें। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूनिट 1 में, जो कि यूनिट 1 है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो आपको पहला जो चैप्टर है वो खत्म कर चुका हूँ मैं, लिविंग वर्ल्ड। और आज से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। मोर देन 12+ ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। मेरे क्रेडेंशियल्स आप देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है अपना टीचर चूज करना, क्योंकि जब भी आप कहीं पर भी देखिए, अगर कोई बहुत ही सिर्फ बीएससी करके एमएससी करके ऐसे पढ़ा रहा है, जो खुद भी बहुत क्वालिफाइड नहीं है, जिसने बहुत सारे एग्जाम खुद ही नहीं क्वालिफाई किए हैं, वो आपको कैसे, आप सोचिए, आपको कैसे लेके जाएगा टॉप पे, आपको एग्जाम कैसे करेक्ट करना बताएगा। तो अपना टीचर चुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका टीचर एक्सपर्ट होगा, उसने कंपटीशन क्वालिफाई किए होंगे, तो वो भी आपको सही रास्ता दिखा पाएगा। तो आप मेरे इतने सारे क्रेडेंशियल्स देख सकते हैं। मैंने हायर एजुकेशन में सारे के सारे क्वालिफाई किए हैं एग्जाम। उम्मीद करता हूँ मेरी इस टीचिंग से आपको भी फायदा होगा। तो चलिए, ज्यादा डिले ना हो करते हुए अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों, और वो है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन करते क्या है हम, साइंटिफिक जो है ऑर्गेनिज्म की एक साइंटिफिक ग्रुपिज्म करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। किसके बेसिस पर? सिमिलैरिटी के बेसिस पर और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पर। जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, उनके बेसिस पर साइंटिफिकली हम ग्रुपिंग कर देते हैं किसकी? ऑर्गेनिज्म की। और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। इसके पहले हमने टैक्सोनॉमी वगैरह सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ रखा है पहले चैप्टर में। So the purpose of biological classification is to organize the vast number of known organisms into categories that could be named, remembered and studied. इसका मतलब क्या हुआ? उद्देश्य है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को करने के लिए, ये उद्देश्य है कि ताकि हम इतने सारे हमारे आसपास जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनको अलग अलग कैटेगरीज हम रख पाए, और ताकि हम उनका नाम नॉमेनक्लेचर कर पाए, नाम रख पाए, याद कर पाए, और उनकी हम कंफर्टेबली स्टडी कर पाए, कन्वीनियंटली हम स्टडी कर पाए। क्योंकि आप देखते हो, मैंने बताया था कि कितने सारे ऑर्गेनिज्म है वो हमारे आसपास है। तो एक एक करके पढ़ने जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पर्पस क्या हुआ नेक्स्ट? और इजी आइडेंटिफिकेशन, आसानी से ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, है ना। स्टडी उनकी आसानी से कर पाओगे। इससे हमको ये पॉइंट नंबर 3, इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होगा? क्लासिफिकेशन करने से यह आसान हो जाएगा, ताकि जितने सारे हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच में इवोल्यूशनरी क्या रिलेशनशिप है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी क्या रिलेशनशिप, विकासवाद में वो एक दूसरे से कैसे संबंधित है। नेक्स्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आपको पता है कि एक एक ऑर्गेनिज्म की अगर अपन स्टडी करने जाएंगे तो कैसे करेंगे। आप खुद सोचिए कि अगर मेरा है, तो मेरा रेस्पिरेशन सिस्टम जब है, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो क्या डॉक्टर हर एक आदमी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेगा? नहीं, सिर्फ पढ़ेगा कॉमन ह्यूमन के लिए, और वो पूरी दुनिया के 700 करोड़ लोगों पे इक्वल वही सेम बैठेगा, है ना। Study of one or two organism of a group gives sufficient information about the essential feature of the group। मतलब पूरे ग्रुप में एक दो लोग का स्टडी ही सबका रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, इसीलिए हम इसे क्लासिफाई करने का यही सबसे बड़ा फायदा है। तो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं बच्चों कि हमारे पास कितने तरीके से क्लासिफिकेशन रिसर्चर्स ने किए, साइंटिस्ट लोगों ने किए। तो 3 क्लासिफिकेशन बेसिकली हम देखने वाले हैं बच्चों: आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं। पहला, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है? स्टार्टिंग में क्या हुआ, बहुत पहले आपको एरिस्टोटल और थियोफ्रस्टस के टाइम पे
उतना साइंस उतना डेवलप नहीं था बच्चों, उतनी नॉलेज भी नहीं थी, उतना डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं था। तो उस टाइम पे इन लोगों ने क्या किया कि जो भी ऑर्गेनिज्म इनको दिखाई पड़े इनके आसपास, उनमें एक दो कैरेक्टर्स को लेकर के उन्होंने ग्रुपिज्म कर दिया। जैसे ओनली वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जैसे उन्होंने देख लिया कि जितने सारे प्लांट्स हैं, अगर उनमें फ्लावर आता है, जैसे आपका रोजेस है, आपको दूसरा कोई प्लांट है जिनमें फ्लावर आती है, फ्लावरिंग होती है, तो वो सारे के सारे प्लांट्स उन्होंने देखे कि जितने में फ्लावरिंग आती थी, फ्लावर आते थे, उनको बोल दिया फ्लावरिंग, और जिसमें नहीं आते थे उनको बोल दिया नॉन फ्लावरिंग। हो गया क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन किसने किया था? अरिस्टोटल ने, थियोफ्रस्टस ने, और इवन जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने भी पहले कैसा शुरू किया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। तो ऑब्वियस है, एक तो कैरेक्टर की बेसिस पर क्लासिफाई अगर आप करने जाओगे तो ऑब्वियस है आपका जो क्लासिफिकेशन है वो गलत ही होगा। जैसे मैं बार बार बता रहता हूँ, अगर व्हेल है तो व्हेल अगर पानी में रहती है तो आप उसको फिश मान लोगे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। सिर्फ एक कैरेक्टर के बेसिस पर आप उसे फिश कैसे बोल सकते हो? जबकि दूसरा अगर आप बाकी चीजें देखोगे तो पता चलेगा फिश नहीं हुआ, एक्चुअली मैमल है। तो इसीलिए धीरे धीरे चेंजेस हुए और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑब्सोलीट हो गया, उसे हम यूज नहीं कर सकते। तो उसके आगे आया हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होगा? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा सोचा कि चलो हम एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, हम बहुत सारे लाइक क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे? मॉर्फोलॉजी, बाहर से कैसे दिखता है, एनाटॉमी, अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, साइटोलॉजिकल, सेल की साइड में जाएंगे, सेल के लेवल तक जाएंगे कि उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, फिजियोलॉजी कैसा है, ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी मींस उसकी इवोल्यूशनरी, आई मीन इसको जो एम्ब्रियोलॉजी है, तो एम्ब्रियोलॉजी है मतलब वो क्या होता है कि अगर एनिमल है तो अपने, या बर्ड है तो जब उसका स्टार्टिंग डेवलपमेंट फेज होता है, अगर मैमल है तो अपने मदर के जो वोम है उसमें कैसे, यूटेरस है उसमें कैसे पलता है, उसमें कैसे कैसे चेंज आते हैं बच्चों, इसको हम ऑन्टोजेनी बोलते हैं। आगे चल के आप पढ़ोगे ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, पढ़ाऊंगा आपको इवोल्यूशन में। बायोकेमिस्ट्री उसकी क्या है और उसकी टैक्सोनॉमी क्या है। तो इतनी सारी बेसिस पर हमने स्टार्ट किया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। It brings out natural similarity and dissimilarity and hence natural relationship among the organisms. तो ये जो सिस्टम डेवलप किया गया, वो डेवलप किया गया था, आप देख सकते हो, पिक्चर्स देख सकते हो, बाय बेंथम एंड हुकर, और इसी को हम बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो ये दो हो गए। उसके बाद उससे भी एडवांस आया जिसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोड्यूस की गई कि बाकी फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक ब्रांच हम और देखेंगे कि जिसमें देखते हैं कि उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मींस फाइलोजेनेटिक रिलेशन की बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि बाकी चीजें तो लेंगे लेकिन साथ में उसमें इंट्रोड्यूस क्या कर देंगे? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक जो फाइलोजेनी है वो एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम ये पता करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है ना, कौन किससे ज्यादा रिजेम्बलेंस शो करता है। इसी को बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और इसी को बोलते हैं इवोल्यूशनरी स्टडी। So this system is based on the evolutionary relationship of the organism. In this system, organisms are classified on the basis of their evolution on Earth from primitive to highly evolved. मतलब कब कौन ऑर्गेनिज्म पहले डेवलप हुआ था, कितने साल पहले डेवलप हुआ था, और उसके बाद से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म बनते चले गए। तो ये जो डिटेल में है, ये हम इसको इवोल्यूशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम जरूर बताएंगे आपको। इस क्लासिफिकेशन को जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया, इसको दिया था, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलता है एंगुलर एंड टेंटल क्लासिफिकेशन, या इसको हचिंसन और इसको हचिंसन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। चलिए, तो तीनों में देखिए, जो बच्चे 11th में हैं तो उनमें क्वेश्चन भी है, 12th में बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इन तीनों में डिफरेंस आपको लिखना है। तो आप देख लीजिए कि अगर आप देखेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम में, तो मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल सिस्टम, अगर आपको याद होगा इसे प्रीवियस स्लाइड में,
कि उसमें कुछ करेक्टर ही लिए जाते थे क्लासिफिकेशन के लिए, ओनली अ फ्यू करेक्टर आर कंसिडर्ड। जबकि नेचुरल सिस्टम में बताया कि एक से ज्यादा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे लेंगे। और जबकि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे, अलॉन्ग विद सेवरल करेक्टर के साथ साथ इवोल्यूशनरी सीक्वेंस भी हम लेते हैं, और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के बेसिस पर भी हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे जो मॉडर्न है, सबसे जो आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसको हम यूज करते हैं, वो है हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। पॉइंट नंबर 2, आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या होता है, इट्स डिफिकल्ट फॉर आइडेंटिफाइंग ए पर्टिकुलर स्पीसीज और जेनरा। यहाँ पर स्पीसीज या जेनरा लेवल तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल है, नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या रखा था आपने, फ्लावरिंग या नॉन फ्लावरिंग। नेचुरल सिस्टम में देखेंगे, यूज फॉर सिंपल आइडेंटिफिकेशन, सिंपल आइडेंटिफिकेशन करना है तो आप नेचुरल सिस्टम पे जा सकते हो। जबकि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में आप सबसे एडवांस है, आप स्टडी कर सकते हो। आर्टिफिशियल सिस्टम में नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, नॉट रिलेटेड फाइलोजेनेटिकली, है ना, क्योंकि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते थे वो फाइलोजेनेटिकली मतलब इवोल्यूशनरी रिलेटेड नहीं होते थे। और जबकि इसमें क्या होता था, और नेचुरल सिस्टम में भी वही हाल था कि इवोल्यूशनरी सीक्वेंस कंसीडर नहीं की जाती थी, है ना, उसका सीक्वेंस कंसीडर नहीं करते थे, ना ही नेचुरल में और ना ही आर्टिफिशियल में। जब मैं इवोल्यूशनरी सीक्वेंसेस की बात करता हूँ, इसका मतलब कौन धरती पे पहले आया, कौन सबसे ज्यादा प्रिमिटिव था, उसके बाद कौन सा आया, उसका बाद कौन सा आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो करोड़ों सालों का हमारा इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है, वो सब चीजें बिल्कुल नील थी किस सिस्टम में, आर्टिफिशियल में और नेचुरल में। तो नेक्स्ट पॉइंट इन उसी में कंटिन्यू अगर करें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में, तो इवोल्यूशनरी सीक्वेंसेस टेकन इनटू अकाउंट, इसमें हम ध्यान रखते हैं। पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4, लिनियस ने जैसे किया था, जैसे लिनियस का एग्जांपल अगर हम आपको दें कि लिनियस क्लासिफाइड प्लांट्स बेस्ड ऑन द नंबर, अरेंजमेंट एंड फ्यूजन ऑफ सेक्सुअल पार्ट। तो प्लांट में, किसी प्लांट में कितना सारा स्टैमेन है, आपको पता होगा हिंदी में उसको पुंकेसर बोलते हैं। तो जो मेल पार्ट होता है किसी प्लांट में, तो अगर किसी प्लांट में आप देखोगे सिंगल स्टैमेन मिलेगा, तो उन्होंने रख दिया, जितने सारे प्लांट्स उन्होंने अपने आसपास देखे जिनमें सिर्फ सिंगल स्टैमेन थे, तो उनको बोल दिया मोनोएंड्रिया, मोनोएंड्रिया या मोनोएंड्रिया आप बोल सकते हो। तो मोनोएंड्रिया मींस सिंगल, ऐसे सारे प्लांट्स जिनके अंदर सिर्फ एक मेल पार्ट है, उन सबको एक कैटेगरी में डाल दिया। बहुत सारे प्लांट ऐसे मिलेंगे जिसमें दो स्टैमेन होंगे, तो वो सारे ग्रुप हो जाएंगे डायेंड्रिया के। ट्राइएंड्रिया, ऐसे प्लांट्स का ग्रुप जिनमें तीन क्या होंगे, मेल पार्ट होंगे, स्टैमेन होंगे। और पॉलीएंड्रिया, जिसमें तीन से ज्यादा होंगे, जितने प्लांट वो सारे के सारे चले जाएंगे किसमें, पॉलीएंड्रिया में। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन वो नेचुरल सिस्टम पे बेस्ड था। और एंगर एंड प्रेंटल, आइकलर्स, हचिंसन एंड विटेकर क्लासिफिकेशन, एक सारे के सारे आते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। तो क्वेश्चन कहां से आ सकता है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि आपको एमसीक्यू दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से नेचुरल सिस्टम कौन सा है। तो इतने सारे जो सिस्टम है, आप कैसे याद करोगे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप ज्यादा याद ना करें, आप सिर्फ लिनियस वाला याद कर लीजिए, क्योंकि वो आर्टिफिशियल सिस्टम था। और बेंथम वाला कौन सा था, नेचुरल था। बाकी जितने बचेंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन वाले में आ जाएंगे, ठीक है। तो एंगलर, प्रेंटल, आइकर्स, आइकलर्स या जो आइकर्स, हचिंसन और विटेकर क्लासिफिकेशन ऑटोमेटिकली फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं कि जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया, तो अरिस्टोटल ने किया था, अरस्तु बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन सबसे पहले बार किया सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और हैबिटेट की बेसिस पे। लेकिन जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पहला किया गया वो अरिस्टोटल के थ्रू, आप फिगर में देख सकते हो। तो अरिस्टोटल ने किया था, उस टाइम पे कैमरा नहीं था, है ना, तो उस टाइम पे पिक्चर फोटो तो खींच नहीं कर सकते थे, तो उस टाइम पे वो स्कल्पचर ही बनाते थे ऐसे, तो इसीलिए इनकी ओरिजिनल फोटोज अवेलेबल नहीं है। तो कार्लोस लिनियस ने सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया, है ना। तो आप याद रखना कि पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने किया, कार्लोस लिनियस। अब हम स्टार्टिंग से पढ़ने जा रहे हैं, कार्लोस लिनियस ने क्या किया था, कैसे क्लासिफिकेशन किया था। तो हमें पहले दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया, उनके आसपास जितने सारे ऑर्गेनिज्म उन्होंने देखे या उस टाइम पे जितने नोन थे, उनको दो पार्ट में, दो किंगडम में डिवाइड कर दिया। तो पहला जो किंगडम था बच्चों वो था एनिमलिया और दूसरा था प्लांटिंग, है ना।
तो सारे प्लांट्स में एक में चले जाएंगे, सारे एनिमल दो चले जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट वर केप्ट इन द सेम ग्रुप। फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया वर प्लेस्ड अंडर प्लांट किंगडम, है ना। ये प्रॉब्लम आ गई कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ऑब्वियसली जितने सारे बैक्टीरिया होते हैं वो तो प्रोकैरियोट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया आप देखोगे, अभी आगे चल के हम बताएंगे आपको, साइनोबैक्टीरिया है वो भी प्रोकैरियोट है। तो सारे के सारे क्या किया, और जो प्लांट्स है वो आपके यूकैरियोट है। तो चूंकि जो बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया, इसके लिए अलग से कोई किंगडम नहीं था। साइनोबैक्टीरिया अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकता है, फूड खुद सिंथेसाइज कर सकता है, और बैक्टीरिया के लिए कोई अलग से स्पेस नहीं था। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को भी किसमें हमने रख दिया, प्लांट में रख दिया। तो ये गड़बड़ हो गई, ये ड्रॉबैक रहा किसका, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का। और दूसरा देखिए, हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक केप्ट इन द सेम ग्रुप। तो आप देखेंगे जैसे फंजाई है, तो फंजाई तो हेटेरोट्रॉफ होता है, मतलब वो खाना बाहर से सोर्स से डिपेंड करता है, डिपेंड होता है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो ऑटोट्रॉफ नहीं होता। लेकिन जो प्लांट्स है वो अपना खाना क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। लेकिन तो क्या हुआ, फंजाई को भी उसी में रख दिया और प्लांट को भी उसी में रख दिया। तो ये दूसरा ड्रॉबैक। तो ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक थे इसके टू किंगडम क्लासिफिकेशन के। और देखिए ड्रॉबैक क्या है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म केप्ट इन द सेम ग्रुप। जैसे हम बात करें प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ के केस में आपको पता होगा प्रोटोजोआ के बारे में। तो इसमें जो प्रोटोजोअस थे वो उनको किस में रख दिया हमने, एनिमल किंगडम में रख दिया। तो प्रोटोजोआ क्या होता है, सिंगल सेल का बना होता है, यूनिसेलुलर होता है। हम लोग किसके बने हुए हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं। तो प्रोटोजोआ भी उसी ग्रुप में रहेगा किंगडम में, और हम भी उसी किंगडम में रहेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। और देखिएगा, सम लोअर ऑर्गेनिज्म हैव कैरेक्टर ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ ऐसे होते हैं, जैसे यूग्लिना है, तो यूग्लिना क्या करता है, ग्रीन इन कलर होता है। तो ये ग्रीन इन कलर है, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। आगे चल के हम बताएंगे आपको डिटेल में कि इसके पास प्लांट्स के भी थोड़े कैरेक्टर हैं और एनिमल के भी कैरेक्टर हैं। लेकिन तो इसको अलग से कोई स्पेस नहीं मिला, और इसको भी हमने कहाँ रख दिया, इसको कोई ग्रुप ही नहीं मिला, क्योंकि इसके पास क्या है कैरेक्टर, प्लांट का भी है, एनिमल का भी है। तो ये कुछ कमियां रह गई थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो ये अलग अलग एक ही जगह पे मैंने सारे लिख दिए हैं। अब तक के आपको जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन मैं एक एक करके बताता हूँ कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। उन्होंने दो किंगडम में डिवाइड किया, प्लांटी और एनिमलिया। बाद में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 1866। उन्होंने तीन किंगडम बनाए, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया। बाद में फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, याद रखना, कोपलैंड 1966 में दिया गया। इन्होंने चार किंगडम बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमलिया। और 1969 में एक सबसे आज की डेट में जो सबसे पॉपुलर है पढ़ने वाले हैं, वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटेकर इन 1969। इन्होंने क्या किया, पूरे सारे जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको पांच किंगडम में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी। और एकदम लेटेस्ट था 30 ईयर पहले सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, कार्ल ऊज ने दिया इसको 1990 में। इन्होंने क्या किया, सारे टोटल 6 किंगडम बना दिए, यूबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो ये जो इन्होंने क्वेश्चन आता है कि जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, किस बेसिस पे दिया, वो था 16s RRNA के बेसिस पे। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। तो चलिए, हमने बात कर ली है टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बहुत सारी कमियां बताई थी, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया, अर्नेस्ट हैकेल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या किया, लेकिन अब जो कुछ एक नया किंगडम ये लेके आए, और था प्रोटिस्टा। तो तीन किंगडम हो गए आपके पास। अभी भी इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम होगा, ड्रॉबैक क्या। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूडेड ऑर्गेनिज्म विद कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। मतलब क्या हुआ, किंगडम जब आपने प्रोटिस्टा बना दिया तो भी अभी ऐसे किंगडम में, ऐसे एक ही किंगडम में ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म आ गए जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, अलग अलग कैरेक्टर के थे। तो जैसे वाल्ड एंड वॉललेस ऑर्गेनिज्म, है ना। तो वाल्ड एंड वॉललेस ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि जैसे सेल वॉल है, सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी आपकी
बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी सेल वॉल, है ना। और जिनमें सेल वॉल नहीं भी प्रेजेंट होगी उनको भी किस में रख दिया इन्होंने, प्रोटिस्टा में रख दिया। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी सेम में रख दिया। यूनिसेलुलर और फिलामेंटस या माइसीलियल ऑर्गेनिज्म को भी एक में रख दिया। तो आप अभी आगे चल के जब हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रोटिस्टा के अंदर में बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास, किसी के पास वॉल होता है, किसी पर वॉललेस होते हैं ऑर्गेनिज्म, तो उन सबको इन्होंने एक में रख दिया। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पे नहीं, डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं दिया है मैंने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीप में कवर नहीं कर रहा हूँ। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद फोर किंगडम जो क्लासिफिकेशन आया गिवन बाय हर्बर्ट एफ कोपलैंड, इन्होंने 4 कैटेगरीज बना दी, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमलिया। लेकिन अभी भी इसका ड्रॉबैक ये रहा कि फंजाई को अभी भी ये अलग नहीं कर पाए, फंजाई को अलग जगह नहीं मिली और वो अभी भी प्लांटी के अंडर में रखा जा रहा था। तो इन सबको दूर करते हुए अब हम नेक्स्ट पर बढ़ेंगे, गिवन बाय आर.एच. विटेकर, और इन्होंने सारे किंगडम को 5 कैटेगरी, 5 के सारे जो ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 रख दिया किंगडम में, मोरेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो देखते हैं किस बेसिस पर इन्होंने रखा, कौन कौन से वो कैरेक्टर थे जिनको इन्होंने कंसीडर किया जब वे क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो पहला 5 कैरेक्टर इन्होंने जो है कंसीडर किया। पहला था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कि जो ऑर्गेनिज्म में क्लासिफाई कर रहे हैं ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, इस बेसिस पे किया। नंबर 2, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, जो भी ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब अपना फूड खुद बनाता है या दूसरों पर डिपेंड रहता है, बाहर से डिपेंड रहता है, ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक। और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल हो रहा है या असेक्सुअल हो रहा है। और ऑब्वियस है द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये कुछ कॉमन, जो ये कुछ कैरेक्टर थे जो इन्होंने क्लासिफाई करने के टाइम पे ध्यान में रखा। तो एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझते हैं, एक फिगर के थ्रू समझते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कैसे रखा होगा उन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि जो जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स। तो अगर प्रोकैरियोट है वो, तो दो ही ऑप्शन होंगे, या तो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होगा या तो यूकैरियोटिक होगा। तो जितने प्रोकैरियोटिक होंगे उनको इन्होंने रख दिया मोनेरा में। तो सारे के सारे दुनिया के जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो सब जाएंगे मोनेरा। और जितने यूकैरियोटिक हैं, अब यूकैरियोटिक पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कि भाई वो जो यूकैरियोटिक आप देख रहे हैं वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, मतलब वो सिर्फ एक ही सिंगल सेल का बना हुआ है। तो अगर सिंगल सेल का बना हुआ है तो वो सारे के सारे जितने सिंगल सेल यूकैरियोटिक होंगे उनको हम डाल देंगे प्रोटिस्टा के अंदर। समझने की कोशिश करिएगा, यूनिसेलुलर एक ही सेल के बने होंगे उनको हम किस में जाने देंगे, प्रोटिस्टा में जाने देंगे। और अगर मल्टी सेलुलर है तो अब दो क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर मल्टी सेलुलर है तो क्या सेल वॉल एब्सेंट है या सेल वॉल प्रेजेंट है। अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो वो जाएगा एनिमलिया में, मतलब एनिमलिया में आने वाले जितने किंगडम में जितने सारे ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास सेल वॉल एब्सेंट होगी। अब अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो अगेन दो क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकता है, ऑटोट्रॉफिक है, या वो दूसरे वो बाहर की से डिपेंड बाहर पे डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए। तो अगर खाना खुद बना सकता है तो वो जाएंगे सारे प्लांटी में, अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो वो जाएगा फंजाई में। तो आप देख सकते हो ये रहा हमारा टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटेकर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमलिया, प्लांटी एंड फंजाई, है ना। तो मोनेरा में क्या क्या आएगा, मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स, ऑल द प्रोकैरियोट्स में चाहे कोई भी हो, यू बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसीट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, सारे के सारे मोनेरा में जाएंगे। प्रोटिस्टा में देखते हैं all the unicellular eukaryote like dinoflagellate, diatom, euglenoid, slime mold and protozoa, mycota में जितने सारे फंजाई होंगे वो जाएंगे। प्लांटी में क्या होगा, all the multicellular plant like algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, angiosperm, और एनिमलिया में all the multicellular animals। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ गई, और प्रॉब्लम ये रह गई क्योंकि आपको पता है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उसका एकमात्र ड्रॉबैक ये है कि जो वायरस है, वायरस को आपको पता होगा कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हम कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, क्योंकि ये बाहर रहता है, क्रिस्टल के फॉर्म में पड़ा रहता है। जैसे लिविंग सेल के अंदर जाएगा कि क्या कर देगा, अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, पहले वो बाहर रहेगा तो नॉन लिविंग का करेक्टर शो करेगा,
जैसे ही लिविंग सेल के अंदर पहुंचेगा, जैसे उसको एटमॉस्फेयर मिलेगा, उसके अंदर लिविंग के कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो अभी भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से वायरस को कोई किंगडम में जगह नहीं मिली। तो वायरस हो, वायरॉइड हो या लाइकेन हो, लाइकेन आपको पता होगा फंजाई और एल्गी का क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन सिम्बायोटिक होता है, तो इसीलिए ये लाइकेन को भी हम यहाँ पर हमें कोई भी इसके लिए स्पेस नहीं मिला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट वन जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, वो दिया गया था कार्ल ऊज के थ्रू। इन्होंने सबसे पहला एक काम किया, एक नया सिस्टम लेके आए। इन्होंने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। पहले हम किंगडम की बात करते थे, अभी हमने एक डोमेन की बात की। तो इन्होंने 3 डोमेन बनाए, 3 डोमेन सिस्टम एट ए लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन नया ऐड किया इन्होंने। तो इन्होंने ही सेपरेटेड प्रोकैरियोट इनटू, प्रोकैरियोट को उन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया, है ना, आर्किया। ये सेपरेटेड प्रोकैरियोट्स इन आर्किया। आर्किया को क्या बोलते हैं, एंशिएंट में सबसे पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स, एंड बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द 16s rRNA जीन। इन्होंने मतलब क्या कर दिया, प्रोकैरियोट्स को 2 पार्ट में बांट दिया। तो पहले हम देखते हैं 3 डोमेन सिस्टम देखते हैं, फिर आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर देखिए डोमेन्स देखिए, तो जो इनके पास जो प्रोकैरियोट थे, तो प्रोकैरियोट के टाइम पे उन्होंने क्या किया कि प्रोकैरियोटिक जितने बैक्टीरिया थे ना, या तो उनको उनका 16s rRNA की उन्होंने स्टडी की, और उन्होंने प्रोकैरियोट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पहला डोमेन कौन सा था, जिसको बोलते थे आर्किया, और दूसरे को बोलते थे, और दूसरा उन्होंने रख दिया बैक्टीरिया। तो आर्किया और दूसरा इनको बोल दिया इन्होंने यू बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि एक में आर्किया आ गया, एक पहला डोमेन हो गया आपका आर्किया, दूसरा होगा बैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन हो गया यूकैरियोटा। तो जो आर्किया जो उन्होंने अलग डोमेन बनाया, उसके अंदर में एक नया किंगडम डाल दिया, जिसको हम बोलते हैं आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया के बारे में अभी आगे चल के आपको बताऊंगा, जब हम किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे, तो उसमें आप देख पाएंगे बहुत क्लियर कट कि जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, जहाँ बहुत ठंडी होती है थ्रू आउट द ईयर, जहाँ बहुत गर्मी होती होगी, जहाँ बहुत ज्यादा साल्ट होता होगा। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन पर सर्वाइव करते हैं। क्यों करते हैं, ये आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। फिर जितने बैक्टीरिया थे उनको यू बैक्टीरिया किंगडम में डाल दिया, और बाकी जो यूकैरियोटा में थे प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमलिया, उसको एज रखा। तो आप देख सकते हैं एक किंगडम यहाँ पे बढ़ गया है ना। पहले ये क्या होता था, ये मोनेरा में आता था, अब मोनेरा जैसा क्या हुआ, अब क्या आ गए हमारे पास, कुछ एक्स्ट्रा बढ़ गए, आप देख सकते हैं। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने कितने इंट्रोड्यूस कर दिए, देखिए यू बैक्टीरिया। तो पहले जो हमारा मोनेरा हुआ करता था, तो मोनेरा की जगह पर उन्होंने 2 इंट्रोड्यूस कर दिए, मोनेरा को हटा के यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। और ये क्वेश्चन ये आता है कि किसने किया था, तो गिवन बाय कार्ल ऊज, और किसके बेसिस पर किया था, 16s rRNA जीन। 16s rRNA जीन क्या होता है बच्चों, आपको नाम से पता होगा, rRNA मींस राइबोसोमल आरएनए। तो ऐसा डीएनए का ऐसा पार्ट या जीन का ऐसा जीन जो 16s rRNA कोड करता है, मतलब जीन, ऐसा जीन जिसमें जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा, 16s rRNA बनेगा। और 16s rRNA क्या काम करता है, यही जाकर राइबोसोम बनाता है। तो ये राइबोसोम का एक पार्ट होता है, आपने पढ़ा होगा, आगे चल के मैं बताऊंगा सेल में कि जो राइबोसोम होता है, अगर 70s राइबोसोम की बात करें तो 5s, 16s और 23s rRNA होते हैं। तो सारे मिलकर के राइबोसोम बनाते हैं, और 16s rRNA जो होता है वो किससे बाइंड करता है, वो mRNA से बाइंड करता है, ताकि ट्रांसक्रिप्शन होगा। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जाए वो ट्रांसलेशन होता है। वो क्या काम करेगा, जो mRNA होता है आपको पता है, उस पर राइबोसोम बाइंड कर जाता है। तो राइबोसोम कैसे बाइंड करेगा mRNA से, तो mRNA का और 16s rRNA जो कि राइबोसोम में है, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इस तरह से राइबोसोम बाइंड हो जाता है किस पे, mRNA पर, और ट्रांसलेशन हो जाता है। तो उसी की बेसिस पर 16s rRNA की बेसिस पर इन्होंने क्या किया, एक नया इन्होंने अलग बना दिया, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अलग अलग कर दिया। तो मोनेरा को 2 किंगडम में अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो मोनेरा खत्म हो गया, बन गया आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया और फंजाई। तो ये हमारे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और यहाँ से क्वेश्चन और भी आ सकता है कि 3 डोमेन सिस्टम किसने स्टार्ट किया, तो वो भी दिया गया था कि वही दिया, किसके थ्रू दिया गया था, कार्ल ऊज के थ्रू।
तो अगर उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी, मजा आया होगा। अगर जो भी पीपीटी में पढ़ा रहा हूँ ये पीपीटी आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, और रेगुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी मेल आईडी दी हुई है। अगर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया हो, तो आप प्लीज इसे शेयर करें, ताकि बाकी बच्चे हैं जो कि अंडर प्रिविलेज हैं, गाँव में रहते हैं, अच्छी कोचिंग फैसिलिटी नहीं है, वो इसका फायदा ले पाए। शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और आप, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो पूरे नीट के लिए, बायोलॉजी के लिए लाने वाला हूँ, ताकि जैसे ही अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।